दोस्तों, आज की ये कहानी हमें भेजी है कराची के एक भाई ने, जिन्होंने अपना असल नाम जाहिर नहीं किया, इसलिए मैं उन्हें यहाँ अहमद का नाम दूंगा। अहमद भाई का कहना है कि वो बुनियादी तौर पर सियालकोट के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले उनके वालिद का सरकारी तौर पर तबादला कराची के इलाके गुलशन इकबाल में हुआ। उन्होंने अपना ये सच्चा वाक़या हमें ईमेल के ज़रिए भेजा और दरख्वास्त की कि इसे लोगों तक ज़रूर पहुँचाया जाए ताकि दूसरों के लिए भी एक सबक हो। आइए अब यही कहानी अहमद की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम अहमद है और मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ। कुछ अरसा पहले तक हमारी पूरी फैमिली वहीं रहती थी, लेकिन अब्बू सरकारी मुलाजिम हैं और उनकी पोस्टिंग अचानक कराची में हो गई। माली हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए हमारे पास बस यही ऑप्शन था कि हम सब कराची शिफ्ट हो जाएं। जब पहली बार कराची आए तो आर्जी तौर पर हम अपने एक कज़िन के घर ठहर गए, जो गुलशन के इलाके में ही रहते थे। इरादा ये था कि चंद दिन में कोई मुनासिब सा किराए का घर मिल जाएगा, लेकिन जैसे आप सब जानते हैं, बड़े शहरों में सस्ता और माकूल घर मिल जाना आसान नहीं होता। ऊपर से हमारा बजट भी महदूद था। रोज़ शाम को अब्बू, मैं और मेरा कज़िन तीनों मिलकर घर ढूंढने निकलते। कोई घर छोटा होता, कोई बहुत महंगा, कोई मोहल्ले के हिसाब से ठीक नहीं लगता। यूं ही 2-3 हफ्ते गुजर गए। फिर एक दिन हमारे कज़िन ने बताया कि करीब ही एक पुराना सा 1.5 मंजिला घर खाली हुआ है। नीचे पोर्शन है और ऊपर बस एक कमरा। किराया हमारे हिसाब से काफ़ी मुनासिब था, बल्कि सच कहूँ तो इतना कम था कि हमें खुद भी हैरत हुई। हम सब घर देखने गए। बाहर से वो आम सा पुराना मकान लग रहा था। अंदर दाखिल हुए तो पहली नज़र में ही एक अजीब सी वीरानी का एहसास हुआ। दीवारों की पेंट उखड़ी हुई, कहीं कहीं नमी के निशान, छत पर जाले और ख़ास तौर पर फर्श पर इधर उधर भागते चूहे और किचन में लाल बेग। अम्मी ने दरवाजे से ही कहा, ये तो रहने के काबिल ही नहीं लगता। लेकिन अब्बू खामोश खड़े इधर उधर देखते रहे। वो शायद हिसाब लगा रहे थे कि थोड़ी सी सफाई करवा के, थोड़ा बहुत रंग रोगन करा के ये घर किसी तरह काबिले बर्दाश्त बनाया जा सकता है या नहीं। घर के मालिक ने साफ साफ कहा, भाई घर पुराना है, काम तो कराना पड़ेगा, इसीलिए किराया कम रखा है। अगर आप लोग थोड़ी मेहनत करें तो ये घर आपका हो सकता है। इतने किराए में आपको यहाँ कहीं और जगह नहीं मिलेगी। अब्बू ने भी हमारे हालात देखकर खामोशी से हामी भर ली। हमें भी लग रहा था कि अगर ये मौका गंवा दिया तो शायद इससे बेहतर सस्ता घर दोबारा ना मिले। हमने सोचा गंदगी है तो वो हम साफ कर लेंगे, चूहों लाल बेगों से क्या डरना। असल मुश्किल तो किराया होता है, वो तो मुनासिब है। उस वक्त हमें क्या मालूम था कि इस घर में असल मसला चूहे या लाल बेग नहीं, कुछ और है। चंद दिनों के अंदर अंदर ही हमने वो घर ले लिया। जुमा का दिन था जब हम वहां बाकायदा शिफ्ट हुए। सारा दिन सामान उतारने, सेट करने, सफाई सुथराई और इधर उधर भाग दौड़ में गुजर गया। कजन्स भी हमारे साथ ही थे। इसी शोर शराबे में पहली रात गुजर गई और हमें कुछ खास महसूस ना हुआ। अगले 2-3 दिन में हम नीचे वाले पोर्शन को किसी हद तक संभाल चुके थे। ऊपर वाला कमरा भी वैसे ही बंद था। बस इतना पता था कि ऊपर सिर्फ एक कमरा है और सामने वाली दीवार में एक रोशनदान बना हुआ है। हमारा इरादा था कि बाद में कभी फारिग होकर उसकी सफाई करेंगे और शायद सर्दियों के कपड़े वगैरह वहां रख देंगे। 1 हफ्ते तक तो घर में खूब रौनक रही, क्योंकि हमारे कज़न भी हमारे साथ ही रह रहे थे। फिर जब सब लोग वापस अपने अपने घरों को लौट गए तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अब हम 4 लोग थे, मैं, अम्मी, अब्बू और मेरी बड़ी बहन। शाम होते ही घर कुछ ज्यादा ही खाली खाली लगने लगता। हम पहल तो इसी कैफियत को बोरियत समझते रहे। हमें लगता था शायद कजिन्स के जाने से जो रौनक खत्म हुई है उसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन दोस्तों, असल कहानी तो उस रात शुरू हुई। तकरीबन 10 बजे का वक्त था। हम सब नीचे वाले हिस्से में थे। मैं और अब्बू टीवी लाउंज में बैठे थे, बहन कमरे में और अम्मी किचन में कुछ काम कर रही थी। अचानक ऊपर के कमरे से वाज़े तौर पर खटपट की आवाजें आने लगी। पहले तो लगा शायद कोई चीज गिर गई हो, लेकिन चंद लम्हों बाद वो खटपट बाकायदा दौड़ने भागने की सूरत इख्तियार कर गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भारी चीज फर्श पर इधर उधर घसीटी जा रही हो या कोई तेजी से इधर उधर चल रहा हो। आवाजें इतनी साफ थीं कि हमें शक ही नहीं था कि ऊपर वाले कमरे से आ रही हैं। अब्बू ने एक बार ऊपर नजर उठाकर देखा, फिर ठंडी सांस लेकर बोले, शायद बिल्लियां होंगी, रोशनदान से अंदर आती होंगी, कल मालिक के मकान से पूछते हैं।
अगले दिन वाकई अब्बू ने घर के मालिक से बात की तो उसने बहुत इत्मीनान से हंसकर कहा, अरे साहब, ऊपर रोशनदान खुला हुआ है, रात को बिल्लियां अंदर आती रहती हैं, इधर उधर उछल कूद करती हैं, आप फिक्र न करें, कुछ नहीं है। हमने भी बात टाल दी। घर में चूहे लाल बेग इतने थे कि बिल्लियों का आ जाना कोई गैर मामूली बात नहीं लगती थी। लेकिन यह सिलसिला रोज का बन गया। हर रात 10 बजे के बाद ऊपर से आवाजें आती, 2-2, 3-3 घंटे शोर रहता, फिर अचानक सब कुछ खामोश हो जाता। एक रात तकरीबन 2 बजे के करीब ऊपर से ऐसी चीखने की आवाज आई कि हमारे जिस्म सुन्न हो गए। ये वाज़े तौर पर एक लड़की की चीख थी, लंबी, खिंची हुई, खौफ से भरी हुई। मैं, अब्बू, अम्मी, बहन चारों एक साथ हड़बड़ा कर उठे। हम सब जानते थे कि ऊपर कोई नहीं रहता, वो कमरा बिल्कुल खाली है। फिर ये आवाज। कुछ लम्हे तो हम एक दूसरे ही का मुंह देखते रहे। फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए बहन ने आहिस्ता से कहा, शायद मोहल्ले में कहीं से आई हो, गली के किसी और घर से। मैं फौरन बाहर गली में निकल आया कि देखूं कहीं कोई और भी जाग रहा हो, रोशनी हो, लोग निकले हों। लेकिन पूरी गली में गहरी खामोशी थी। न कोई दरवाजा खुला, न कोई खिड़की, न कोई आवाज। मैं वापस आया तो दिल में एक हल्का सा खौफ बैठ चुका था। लेकिन हम सब ने खामोशी से एक बार फिर आपस में यही तय कर लिया कि शायद हम सब वहम का शिकार हो गए हों। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन मैंने सोचा कि ऊपर वाले कमरे की सफाई करके उसे इस्तेमाल के काबिल बना लेना चाहिए। जब ऊपर गया तो कमरे में पुरानी मिट्टी की सी बू, जालों से भरी छत, कोने में पुराने ट्रंक और टूटी फूटी लकड़ी का सामान रखा हुआ था। मैंने कोने में पड़ा एक पुराना सा डिब्बा उठाया, जो वैसे तो आम सा लग रहा था, लेकिन अंदर जो चीजें थीं वो देखकर मेरे हाथ कांप गए। डिब्बे के अंदर 5-6 तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में एक कब्र थी और हर कब्र के सिरहाने एक सियाह बिल्ली बैठी हुई थी। उन बिल्लियों का रंग सबका गहरा काला था, लेकिन हर बिल्ली शक्ल सूरत में मुख्तलिफ। किसी की आंखें बहुत बड़ी, किसी का मुंह चौड़ा, किसी के कान अजीब से नोकदार, और उन सब की आंखें सीधी कैमरे की तरफ, जैसे तस्वीर खिंचवाने वाले को घूर रही हों। मुझे उन तस्वीरों में एक ऐसी नहूसत महसूस हुई कि मैं जल्दी से वो डिब्बा लेकर नीचे आया और अम्मी को दिखाया। अम्मी भी देखते ही परेशान हो गई। कुछ देर तस्वीरें खामोशी से देखती रहीं, फिर आहिस्ता आवाज में बोली, बेटा, ये सीधी साधी कब्रों की तस्वीरें नहीं लग रही। इन्हें फौरन मस्जिद के इमाम साहब को दिखाओ, वो बेहतर बता सकेंगे कि ये क्या है। मैं घर के करीब वाली मस्जिद में गया, इमाम साहब को सारा मामला बताया और वो तस्वीरें उनके सामने रख दी। उन्होंने एक एक तस्वीर को बहुत गौर से देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, ये आम तस्वीरें नहीं हैं, ये किसी ने किसी गलत और गंदे अमल के लिए इस्तेमाल की होंगी। बाज़ औक़ात कब्रों को, जिन्नात को या बुरी मखलूक को मुख्तलिफ चीज़ों से जोड़ने की कोशिश की जाती है। तुम्हें चाहिए कि इन चीज़ों को फ़ौरन बहते पानी में बहा दो और घर जाकर सूरे बकरा और दीगर आयात की तिलावत करो। मस्जिद के पास कोई नहर या नाला तो नहीं था। थोड़ी दूर एक खाली प्लॉट में बारिश का जमाशुदा पानी था, जो मामूली सा बह भी रहा था। मैंने मजबूरी में वो तस्वीरें और बाकी सामान उसी पानी में फेंक दिया और दिल में यही सोचता वापस आया कि शायद अब घर का माहौल बेहतर हो जाएगा। लेकिन हुआ उसके बरक्स। उसके बाद तो जैसे उस घर की खामोश दीवारें जाग उठीं। एक सुबह अब्बू दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो अपने कमरे में थे, हम बाकी सब बाहर। अचानक अब्बू के कमरे से जोर से चीखने की आवाज आई। हम सब भागकर अंदर गए तो देखा अब्बू का चेहरा सुर्ख हो चुका था और एक तरफ गाल पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने तेजी से पंजा मारा हो। अम्मी घबराकर बोली, ये क्या हुआ आपको? अब्बू खुद भी हवास बाख्ता लग रहे थे। हाँपते हुए बोले, मैं कुर्सी पर बैठा था, अचानक महसूस हुआ जैसे कोई चीज मेरे चेहरे पर झपटी हो। मैं संभल ही ना सका, बस इतना ही याद है। हमने फौरन कमरा चेक किया। वहां ना कोई बिल्ली, ना चूहा, ना कहीं से आने जाने का रास्ता। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी जिस पर लोहे की जाली लगी हुई थी, जिससे कोई बिल्ली तो क्या, चिड़िया भी मुश्किल से गुजर सकती थी। ये वाकया हमारे लिए पहली वाज़े चोट था। इसके बाद अजीब अजीब बातें मामूल बन गईं। रात को मेरी बहन सो रही होती तो अचानक उसकी चादर किसी ताकत के साथ खींच ली जाती। वो हड़बड़ा कर उठती, हमें आवाज देती और हम सब एक दूसरे को देखने लगते कि किसने ऐसा किया, और हर बार जवाब यही मिलता,
मैंने नहीं किया। कभी मैं बाथरूम में होता, दरवाजा अंदर से बंद और उसी वक्त बाहर से लाइट बंद हो जाती, मुकम्मल अंधेरा छा जाता, जबकि बाहर कोई नहीं होता। जब मैं बाहर निकलता तो सब हैरान खड़े होते कि अभी तो लाइट ऑन थी। अब्बू का कहना था कि रात को सोते वक्त उनके बिस्तर के नीचे से बिल्लियों के रोने जैसी आवाजें आती हैं, म्याऊं म्याऊं की मुसलसल आवाज, जैसे कई बिल्लियां अंदर बंद हों। लेकिन अम्मी का कहना था, मुझे तो ऐसी कोई आवाज नहीं आती, तुम लोग वहम पाल बैठे हो, हर बात को जिन भूत से जोड़ने लगे हो। घर में बस अम्मी ही ऐसी थीं जिनके साथ कोई वाजे वाकया नहीं हुआ था। शायद इसीलिए वो हमें डांट देती थीं कि डरना छोड़ो, नमाज पढ़ो, दिल मजबूत रखो वगैरह। लेकिन फिर एक दिन अम्मी के साथ ऐसा हुआ कि उनका अपना यकीन भी हिल कर रह गया। उस दिन सुबह नाश्ते का वक्त था। मैं, अब्बू और बहन टेबल पर बैठे थे। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थीं। अचानक हमें किचन से अम्मी के गुस्से भरे जुमले सुनाई देने लगे। बस बस, सब्र ही नहीं तुम लोगों में, ला रही हूं अभी नाश्ता, इतनी क्या जल्दी है। हम तीनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा, क्योंकि हम में से किसी ने भी अम्मी को आवाज नहीं दी थी। थोड़ी देर बाद अम्मी ट्रे उठाए बाहर आईं और गुस्से में बोलीं, तुम लोग इतनी देर बाद नाश्ते के लिए आवाजें क्यों दे रहे थे, खुद आकर ले लेते ना। अब्बू ने फौरन हमें आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया, फिर आम से लहजे में बोले, हमने तो कोई आवाज नहीं दी, शायद तुम्हें वहम हुआ हो। अम्मी ने बेयकीनी से हमें देखा, लेकिन अब्बू उन्हें ज्यादा बहस से रोकना चाहते थे, क्योंकि अम्मी को पहले ही हाई ब्लड प्रेशर का मसला था। वो नहीं चाहते थे कि अम्मी को पूरी हकीकत पता चले और वो जहनी तौर पर और ज्यादा टेंशन में आ जाएं। कुछ दिन बाद एक और वाकया हुआ जिसने हमें अंदर तक हिला कर रख दिया। सुबह का वक्त था। अब्बू वॉशरूम गए। आमतौर पर वो ज्यादा देर नहीं लगाते थे, मगर उस दिन आधा घंटा गुजर गया। 35 मिनट हो गए, लेकिन वो बाहर नहीं आए। पहले तो हमने समझा शायद तबीयत खराब हो, मगर जब दरवाजा खटखटाने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो अब्बू का नाम लेकर जोर जोर से आवाजें देने लगे। खामोशी। दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया। मैंने बमुश्किल दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू की। काफी जोर लगाने के बाद दरवाजा टूटा और जो मंजर अंदर देखा वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अब्बू वॉशरूम की दीवार के पास खड़े थे और अपना सर जोर जोर से दीवार पर मार रहे थे। उनके माथे से खून बह बह कर नीचे गिर रहा था और आंखों में अजीब सी खाली सी नजर थी। हम सब चीख पड़े। मैंने दौड़कर उन्हें पीछे से पकड़ा, जोर से खींचकर दीवार से हटाया। अब्बू जैसे अचानक चौंक कर हमारी तरफ मुड़े, जैसे गहरी नींद से जागे हों। हमने जल्दी जल्दी उनका सर धोया, खून साफ किया। कुछ देर बाद जब वो थोड़ा संभले तो हैरान होकर पूछने लगे, क्या हुआ, मेरा सर कैसे लगा, ये खून क्यों है। मैंने रोते हुए सारा वाकया उन्हें बताया कि वो खुद अपना सर दीवार से मार रहे थे और हमें दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ा। अब्बू बार बार एक ही बात दोहराते रहे, मुझे तो कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मैं बेसिन पर खड़ा हाथ धो रहा था, अचानक चक्कर सा आया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर अब होश आया है। बीच में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। ये वो लम्हा था जब हम सब ने वाकई दिल से मान लिया कि ये सब कुछ वहम नहीं है। इस घर में कोई ऐसी मखलूक, कोई ऐसी ताकत जरूर है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगला दिन इतवार था। अब्बू घर पर थे। दोपहर के वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने वाली गली की एक बुजुर्ग आंटी थी जो मोहल्ले में काफी अरसे से रहती थीं। अम्मी से मिलने आई थीं। वो बैठी तो पहले तो आम गपशप होती रही, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता असल बात की तरफ आ गईं। बड़े मोहतात अंदाज में पूछने लगी कि बेटी, तुम लोगों को यहाँ रहते हुए अब 2 महीने तो हो गए हैं ना, सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी तो नहीं, घर में सुकून है, रातों को नींद आ जाती है। उनके सवाल आम से भी हो सकते थे, मगर जिस कैफियत से हम गुजर रहे थे उसमें हमें उनके लहजे में कुछ और ही झलक महसूस हो रही थी, जैसे वो कुछ जानती हों मगर सीधा सीधा कहने से झिझक रही हों। अम्मी ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ हल्की फुल्की बातें कर दी कि हाँ, कभी कभार अजीब सी आवाजें आती हैं, लेकिन शायद वहम हो। बुजुर्ग आंटी ने लंबी सांस ली और बोली, देखो बेटी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन इस घर के बारे में पूरे मोहल्ले में मशहूर है कि यहाँ पहले जो औरत रहती थी वो सीधी साधी नहीं थी। लोग कहते हैं कि वो गंदे आमिलों वाले काम करती थी, आमिला थी, जादू टोना वगैरह। मोहल्ले वालों ने बहुत झगड़ों के बाद उसे यहाँ से निकलवाया था।
उसके जाने के बाद भी कई लोगों ने बताया कि रातों को ऊपर वाले हिस्से से अजीब आवाजें आती हैं और एक अजीब सी घुटन सी महसूस होती है। उनकी बातें सुनकर जैसे हमारे दिल की धड़कन और तेज हो गई। हम अभी इन्हीं बातों में थे कि अचानक ऊपर वाले कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अंदर से पूरी ताकत के साथ दरवाजे को धक्के मार मार कर खोलने की कोशिश कर रहा हो। धम 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 की मुसलसल आवाज, इस कदर जोर कि हमें नीचे से भी झटके महसूस हो रहे थे। वो बुजुर्ग आंटी चंद लम्हों के लिए हमें टकटकी बांधकर देखती रहीं, फिर खौफजदा होकर उठीं और जल्दी से कहने लगीं, बेटी मैं बाद में आती हूं, तुम खुद कोई अच्छा सा हल निकालो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। और तकरीबन भागती हुई दरवाजे से बाहर निकल गईं। हम चारों नीचे ही खड़े थे। अब्बू ने बुलंद आवाज में कलिमा और मुख्तलिफ आयात पढ़ना शुरू की। हम भी उनके साथ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद ऊपर दरवाजे की आवाज धीरे धीरे कम हुई और फिर मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। उस दिन के बाद हम अंदर से टूट गए थे। एक तरफ खौफ, दूसरी तरफ मजबूरी, क्योंकि किराया कम था और नया घर ढूंढने के लिए वक्त और पैसा दरकार था। लेकिन अल्लाह की तरफ से शायद एक आखिरी वाज़ेह इशारा बाकी था, जो अम्मी के साथ पेश आया। कुछ ही दिन बाद अम्मी नहाने के लिए बाथरूम गई। हम सब नीचे कमरे में बैठे थे कि अचानक अंदर से जोर से गिरने की आवाज आई, जैसे कोई बुरी तरह फिसल कर गिरा हो। साथ ही अम्मी की जोरदार चीख सुनाई दी। हम भागकर वहां पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। अम्मी की कराहती हुई आवाज आ रही थी। किसी तरह दरवाजा खुलवाया तो देखा अम्मी फर्श पर गिरी हुई थीं। उनकी टांग अजीब जाविये पर मुड़ी हुई थी। हम उन्हें फौरन अस्पताल ले गए। एक टांग फ्रैक्चर थी, सर्जरी हुई, प्लास्टर चढ़ा। कई दिन अस्पताल के चक्कर लगते रहे। जब अम्मी की हालत जरा संभली तो अब्बू ने आहिस्ता आवाज में पूछा, तुम गिरी कैसे? फिसल गई थीं? अम्मी ने थोड़ा तवक्कुफ किया, जैसे सोच रही हों कि बताएं या नहीं, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं नहाकर बस शावर बंद ही कर रही थी कि अचानक पीछे से एक काली बिल्ली मुझ पर छलांग लगाकर आई, बिल्कुल मेरे मुंह के सामने। मैं घबराकर पीछे हटी, तवाजुन बिगड़ गया और मैं जोर से फर्श पर गिर पड़ी। हम सब खामोशी से उनकी बात सुनते रहे। अगले ही लम्हे हमारे जहन में वो मंजर घूम गया जब हमने दरवाजा खोला था। वहां कोई बिल्ली नहीं थी, न वॉशरूम में न बाहर। उसके बाद और किसी सबूत की जरूरत नहीं रही। हमें यकीन हो गया कि जिस मखलूक ने पहले हमें डराकर चेतावनी दी थी, अब वो जानी नुकसान की तरफ बढ़ चुकी है। उसी दिन हम चारों ने बैठकर फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये घर छोड़ना होगा। जान है तो और सब कुछ है। अगले ही चंद दिनों में हमने जरूरी सामान समेटा, बाकी चीजें वैसे ही पैक करके रख दी और वापस उसी कजिन के घर शिफ्ट हो गए जहां पहले आर्जी तौर पर ठहरे थे। आज जब मैं ये कहानी लिख रहा हूं तो कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन उस घर का तसव्वुर, वो ऊपर वाला कमरा, वो तस्वीरें, अब्बू का सर दीवार पर मारना, अम्मी का गिरना, सब कुछ आज भी जहन में ताज़ा है। मोहल्ले वालों से कभी कभार बात हो जाती है तो पता चलता है कि उस घर में अब एक एकेडमी खुल गई है। दिन के वक्त वहां बच्चों का आना जाना रहता है, रात को वहां कोई नहीं रुकता। मैं नहीं जानता कि जो कुछ हमारे साथ हुआ उसके बाद वहां क्या हो रहा होगा। बस इतना जानता हूं कि कुछ जगहें, कुछ घर सिर्फ सस्ते किराए की वजह से नहीं ले लेने चाहिए। अल्लाह हम सबको हर किस्म की पोशीदा और जाहिर बुराइयों से महफूज रखे।